गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हमने हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर विदेशी कंपनियों के आगमन के बारे में जाना था। इस सीक्वेंस के अंदर अब तक हमने पुर्तगाली कंपनियां, उसके बाद हमने डच कंपनियों के बारे में पढ़ा और उसके बाद हम आज पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंच कंपनी के। अगर सीक्वेंस देखा जाए तो मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर आपको सीक्वेंस के बारे में बता दिया था कि सबसे पहले सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आते हैं पुर्तगाली, उसके बाद आते हैं डच, डचों के बाद अंग्रेज आते हैं और अंग्रेज़ों के बाद हम देखते हैं डेनिस और सबसे अंत में आते हैं फ्रेंच। आज हम फ्रेंच के बारे में पढ़ें। अब तक हमने पढ़ भी लिया है कि पुर्तगाली और डच क्या है, प्रारंभ में संघर्षरत रहते हैं और धीरे धीरे क्या है, इस प्रतियोगिता के अंदर पुर्तगाली पीछे रह जाते हैं और डच आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं धीरे धीरे अंग्रेज़ों के द्वारा भी क्या है, भारत के अंदर 3 प्रेसिडेंसी शहरों का निर्माण करवा दिया जाता है और इस तरीके से अंग्रेज़ों की स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाती है। धीरे धीरे इस प्रतियोगिता के अंदर डच बाहर होते जा रहे हैं और इसी प्रतियोगिता के अंदर शामिल होते जा रहे हैं पुर्तगाली और फ्रेंच भी। अब फ्रेंच की अगर मैं बात करूं तो हम पढ़ते हैं यूरोप के इतिहास के अंदर कि हम फ्रेंचों के बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंच अगर मैं बात करूं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच के अगर हम देखें तो फ्रेंच के शासक हैं हेनरी चतुर्थ। हेनरी चतुर्थ हैं। इनके साथ ही योगदान माना जाता है कोलबर्ट का और रिचलू का भी माना जाता है। फ्रांस की हिस्ट्री के अंदर ये वो लोग थे जो व्यापार वाणिज्य को क्या देते थे, प्रोत्साहन देते थे और इनके नज़रिए से प्रभावित होकर आगे चलकर हम देखते हैं लगभग 1664 के लगभग फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण होता है और इस समय फ्रांस के शासक हैं लुई 14वें तथा इनके मंत्री हैं कोलबर्ट। कोलबर्ट के द्वारा फ्रांस के अंदर आर्थिक सुदृढ़ीकरण का काम किया गया। कोलबर्ट ने व्यापारिक जितने भी आधारित जितने भी जो केंद्र थे उनको विकसित करने में कोलबर्ट का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है फ्रांस के अंदर और इन्हीं के प्रोत्साहन से किसका निर्माण हो रहा है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हो रहा है 1664 में। यहाँ परिवर्तन या जो मुख्य बिंदु ये है कि ये जो कंपनी है 1664 में जिसका निर्माण हुआ, ये पूरी तरीके से सरकारी नियंत्रण में कंपनी है और इस सरकारी नियंत्रण के अकॉर्डिंग क्या है, शुरू से ही इस कंपनी के ऊपर राज्य का कठोर नियंत्रण स्थापित था और यही वजह है कि बहुत सारे गवर्नरों को भी क्या कर दिया गया था, इसी के अकॉर्डिंग क्या है, परिवर्तित कर दिया गया था जो राज्य की नीतियों के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे थे। तो हम देखते हैं 1664 में इस तरह से कंपनी का निर्माण हुआ और 1667 के लगभग हम देखते हैं 1667 के लगभग 1667 ईस्वी के लगभग यह जो दल है जो किसके नेतृत्व में है, इस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व है और कर रहे हैं फ्रांसिस केरान। इनको फ्रैंको केरो भी कहा जाता है। फ्रैंको केरो, इनको फ्रैंको
केरो भी कहा जाता है। फ्रांसिस केरोन के नेतृत्व में भारत के अंदर व्यापारिक दल पहला प्रतिनिधि दल है जो आ जाता है भारत के अंदर और प्राप्त कर लेता है प्रारंभ में स्वीकृति। अब इस दल के साथ एक व्यक्ति है, ईरानी मूल का व्यक्ति है, जिसका नाम है मरकारा, जो फारसी भाषा व अन्य भाषाओं के अंदर निपुण है और व्यापारिक साझेदारियों और व्यापारिक अधिकार पत्रों से संबंधित काफ़ी जानकारी रखता है, विशेषज्ञता रखता है। यह साथ में है फ्रांसिस केरोन के साथ में और आया है कहाँ पर? भारत। और इन्हीं प्रयासों से हम देखते हैं भारत के अंदर 1668 ईस्वी के अंदर सबसे पहली फैक्ट्री सूरत के अंदर खोल दी गई है फ्रांस के द्वारा, सूरत के अंदर। तो इस तरीके से हम देखते हैं पहली फैक्ट्री कहाँ 1668 में खुली है, सूरत में खुली है और नेतृत्व करने वाले कौन है इस दल के? फ्रांसिस केरोन है, फ्रैंको केरोन। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, क्या इनको सीधी तरीके से ही इनको ये अधिकार मिल गया था व्यापार में? इस समय हम देखते हैं मुगल औरंगजेब का शासन है, ठीक है। तो मुगल शासक भी चाहते थे कि विदेशी कंपनियां क्या करें, उनके यहाँ व्यापार कर रहे। अगर व्यापार उन्नति बढ़ेगी तो राज्य की आय भी बढ़ेगी। इसलिए शासक वर्ग तो हमेशा से ही चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी कंपनियां आए और यहाँ पर व्यापार करें। लेकिन हम देखते हैं इनके सबसे ज़्यादा अगर इनको किसी से प्रतियोगिता करनी पड़ रही है, प्रतिद्वंद्विता है, कंपटीशन है, तो किसके साथ है? आपस की इन्हीं विदेशी कंपनियों के साथ आपस में प्रतिस्पर्धा है। हम देखते हैं जब डच आए थे तो पुर्तगालियों ने कोशिश की डचों को हटाने की और उनके प्रभाव कम, और कुछ हद तक वो सफल भी है। हम ये भी देखते हैं, हम देखते हैं थॉमस रे के द्वारा, कैप्टन हॉकिंस के द्वारा प्रयास किया जाता है मुगल दरबार के अंदर क्या है, व्यापारिक सुविधाओं का अधिकार प्राप्त करने की। लेकिन क्या किया जाता है, पुर्तगाली प्रभाव के कारण हम देखते हैं एक पुर्तगाली महिला है जिसका प्रभाव है मुगल दरबार के अंदर जहांगीर के समय। इसके प्रयासों के द्वारा क्या कर दिया जाता है कि प्रारंभ में हाकिंस के द्वारा जो स्वीकृति प्राप्त की गई है उसको निरस्त करवा दिया जाता है। तो इसमें किसका हाथ है? इसमें पुर्तगालियों का हाथ है जो इस समय मुगल दरबार के अंदर सक्रिय है। तो ऐसा कैसा यही है कि शासक वर्ग हमेशा से यही चाहता है कि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार बढ़े, व्यापारिक कंपनियों का आगमन हो और इनको सुविधाएं दी जाती थी। तो इसी के अकॉर्डिंग थोड़ी इनको मुश्किलें हुई, लेकिन 1668 के अंदर सूरत के अंदर ये अपनी व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री स्थापित करने में सफल हो गए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यही जो ईरानी व्यक्ति इनके साथ है, फ्रांसिस केरोन या फ्रैंको केरो के साथ मरकारा, यह पहुंच जाता है गोलकुंडा के सुल्तान के पास, गोलकुंडा के सुल्तान के पास, और प्राप्त कर लेता है व्यापारिक अधिकार, अधिकार पत्र प्राप्त कर लेता है। और इस तरीके से हम देखते हैं फ्रांसिस केरो के समय ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, इसकी दूसरी जो कोठी है वो कहाँ स्थापित या फैक्ट्री कहाँ स्थापित हो जाती है? ये फैक्ट्री स्थापित हो गई है गोलकुंडा के तट है मुसलीपट्टनम में, मुसलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री स्थापित हो गई है फ्रेंच के द्वारा। इस तरीके से हम देखते हैं प्रारंभ में एक के बाद एक फैक्ट्रियां स्थापित करते जा रहे हैं और धीरे धीरे हम देखते हैं हमारे तटीय बंदरगाहों पर, खासकर कौन से दक्षिण के बंदरगाहों पर, इन विदेशी कंपनियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह भी थी। ये कंपनियां क्यों बढ़ रही थी? ये कंपनियां ये बढ़ रही थी क्योंकि इन क्षेत्रों में क्या था, हम देखते हैं कि जो क्षेत्रीय जो अधिकार है या क्षेत्रीय जो शासक है उनका वर्चस्व ज़्यादा है। और सूरत और उत्तर के अंदर क्या था, मुगलों का ज़्यादा प्रभाव था। यहाँ पर भी था प्रभाव, लेकिन यहाँ पर क्या था, क्षेत्रीय शासक ज़्यादा थे और तटीय क्षेत्र थे। तो जिसकी वजह से क्या है,
इन विदेशी कंपनियों के लिए आसान हो गया, क्योंकि इन विदेशी कंपनियों की निर्भरता समुद्र पर थी, सागर पर थी, और सागर से जुड़ते थे ये तट। इसलिए व्यापार और उन्नति के प्रारंभिक केंद्र कौन से थे इन विदेशी कंपनियों के? यही तटवर्ती क्षेत्र थे, जिनसे वह आसानी से क्या कर सके, अधिक से अधिक व्यापार कर सकते। मुगल इस अपॉर्चुनिटी को समझ नहीं पा रहे थे, ना ही उन्होंने अच्छी जो नौसैनिक व्यवस्था को विकसित किया था, क्योंकि वो जमीन पर युद्ध करने के अभ्यस्त थे। इसलिए इन्होंने अपने को इन्हीं क्षेत्रों तक ही सीमित रहा, क्योंकि भारत एक विशाल भूभाग है और बहुत सारी भौगोलिक परिस्थितियां भारत के अंदर समाई, अलग अलग जो भी एक उपमहाद्वीप की जितनी भी विशेषताएं हैं वो भारत के अंदर देखने को मिलती हैं। तो यही वजह है कि मुगल क्या है, सागर या समुद्र के ऊपर नियंत्रण और वहाँ पर उससे संबंधित विकसित अपनी सेनाओं का विकास नहीं कर पाए। इसलिए बाद के अंदर धीरे धीरे क्या है, ये विदेशी कंपनियां भारत में धीरे धीरे शक्तिशाली होती गई और हमारे क्षेत्रीय जो शासक थे वो धीरे धीरे क्या होते गए, इनके अधीन होते गए। अब प्रारंभ में इनका व्यापारिक वर्चस्व ही चल रहा है। मछलीपट्टनम के बाद अगर मैं बात करूं तो आगे भी इन्होंने कुछ फैक्ट्रियां स्थापित की हैं। इसको हम एक मैप से समझते हैं। हम देखते हैं कि ये धीरे धीरे ये रहा सूरत यहाँ स्थापित, यहीं पर है गोलकोंडा रियासत के अंदर, यहाँ मछलीपट्टनम। और इसके आगे हम देखते हैं कुछ और गवर्नर आते हैं यहाँ पर, और इन्हीं गवर्नरों में हम देखते हैं 1672 ईस्वी के लगभग गवर्नर आ रहे हैं इनके, फ्रांसिस मार्टिन। एक और गवर्नर है बेराग लेसिपने। इनके टाइम ड्यूरेशन के अंदर लगभग 1672 के लगभग इनके द्वारा क्या किया गया, फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा सेंट थोमो जगह है। यह जो सेंट थोमो जगह है यह तंजौर के शासक के पास है, ठीक है, उनसे खरीद ली जाती है। आगे हम देखते हैं पौंडीचेरी जगह। अब ये पौंडीचेरी है जो वली कौंडपुरम के सूबेदार हैं, जिनका नाम है शेर खां लोधी। इनसे खरीद ली जाती है जगह, एक गांव खरीद लिया जाता है। इसी गांव पर बाद में हम देखते हैं कौन सा दुर्ग बना है, फोर्ट लुई बना है, दुर्ग बना है जिसका नाम है फोर्ट लुई। फोर्ट लुई नामक क्या बन गया है यहाँ पर दुर्ग। और धीरे धीरे हम देखते हैं आगे जाकर फ्रांसिस, जितनी भी हम देखते हैं तटीयवर्ती क्षेत्रों की जो प्रक्रिया है, कार्य संचालन है, हेड ऑफिस है, धीरे धीरे पौंडीचेरी में ही स्थापित हो जाता है। अब 1674 के लगभग क्या हो जाता है, पौंडीचेरी की स्थापना कर दी जाती है। पौंडीचेरी की स्थापना 1674 के लगभग किसके द्वारा कर दी जाती है, फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा कर ली जाती है। इसके भी और आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, और तटीय क्षेत्रों को क्या है यहाँ पर और सुविधाएं प्राप्त कर ली जाती है, और नए नए क्षेत्रों को विकसित कर लिया जाता है, नई नई बस्तियों को विकसित किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं पश्चिम बंगाल की बात करूं, पश्चिम बंगाल में हम देखते हैं चंद्रनगर। अभी वर्तमान में ये चंद्रनगर बांग्लादेश में स्थित है। इसी चंद्रनगर जगह है 1690 का वर्ष है, 1690 का वर्ष है। इस 1690 के वर्ष के अंदर इस समय मुगल सूबेदार हैं जिनका नाम है शाइस्ता खां। शाइस्ता खां के द्वारा यहाँ की जमीन प्राप्त की जाती है, और इस तरीके से ये चंद्रनगर नामक बस्ती का निर्माण कर दिया जाता है। ये भी फ्रेंच बस्ती है जहाँ पर फ्रेंच काफ़ी शक्तिशाली। ये शाइस्ता खां वही हैं जिनका शिवाजी से सामना हुआ था,
औरंगजेब के मामा लगते थे ये, और मुगल सूबेदार थे, जिनके ऊपर शिवाजी के द्वारा हम देखते हैं क्या है पूना में आक्रमण किया गया था। और इस आक्रमण के अंदर क्या है इनके हाथ की अंगुलियां कट गई थी, और बड़ा इंटरेस्टिंग आक्रमण था ये शिवाजी का। हम देखते हैं कि जब बारिश स्टार्ट हो जाती है तो पूना और इसके आसपास के क्षेत्रों पर क्या है शाइस्ता खां और मुगलों का अधिकार हो जाता है। अब ऐसी स्थिति के अंदर शिवाजी अपने 400 मजबूत सेना नायकों के साथ एक बारात का भेष बनाते, एक बाराती बनते हैं, स्वयं शिवाजी दूल्हा बनते हैं उसके अंदर, और ये बारात पूना दुर्ग के अंदर प्रविष्ट हो जाती है। जो जितने भी जो उस समय सुरक्षा कर्मी हैं उनको लगता होगा ये तो बारात है, अब बारात को कौन रोके, सबसे बड़ी बात है शादी होने जा रही है। तो उन्होंने खुशी खुशी क्या है उस बारात को जाने दिया, और ये बाराती जितने भी थे शिवाजी के चुने हुए मजबूत क्या थे सेना नायक थे। और यही स्थिति है कि रात के समय, रात जब सारे सिपाही क्या हैं जो अपनी नींद, कुछ नींद में और कुछ ऐसे जो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या है शिवाजी ने रात के समय आक्रमण किया, और इस आक्रमण का के अंदर शाइस्ता खां का पुत्र भी मारा गया और भी बहुत से मुगल सेना नायक मारे गए, और ये शाइस्ता खां बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग पाए थे। तो ये मुगल साम्राज्य के लिए क्या था, एक जिसको बोल सकते हैं अपमान था ये सीधा सीधा, और इस तरीके से पूना पर फिर से अधिकार कर लिया था शिवाजी में। तो ये शिवाजी की, तो ये वही शाइस्ता खां है जो 1690 में कहा है किनको दे रहे हैं, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर दे रहे हैं, और यहीं पर इन्होंने अपनी बस्तियों का निर्माण कर लिया। तो देखा जाए तो फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा क्या है बहुत सारी बस्तियां भारतीय तटवर्ती क्षेत्र के अंदर बना दी गई थी। इसीलिए अगर देखा जाए तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के जो संस्थापकों में माना जाता है, किनको माना जाता है, फ्रांसिस मार्टिन को ही माना जाता है। इनके द्वारा ही क्या है व्यवस्थित स्थापित की गई थी संस्थाएं, बस्तियां स्थापित करने। तो भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक किसको मानते हैं, फ्रांसिस मार्टिन को मानते हैं। तो फिर एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, तो पुर्तगालियों के द्वारा पुर्तगाली कौन से गवर्नर को क्या संस्थापक माना जाता है, तो हम उनके बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि हमने पढ़ा था कि फ्रांसिस पुर्तगाली के जो प्रारंभ के अंदर कुछ गवर्नर थे जिनके अंदर उनके द्वारा क्या है ये स्थापित की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा। और धीरे धीरे हम देखें कैब्राल आता है, पहले जो है वास्को डिगामा है, कैब्राल है, फिर और भी कुछ गवर्नर आते हैं। तो धीरे धीरे क्या है वो स्थापित कर। तो इसी तरीके से भारत के अंदर मैं बात मानूं, भारत के अंदर हम देखें तो फ्रांसीसी बस्तियों का संस्थापक किसको माना गया है, फ्रांसिस मार्टिन को माना गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़कर हम देखते हैं कि धीरे आगे लास्ट में हम देखते हैं कि फ्रांसिस मार्टिन 1706 ईस्वी तक क्या थे जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके गवर्नर थे। अब 1706 के बाद 1706 के बाद से 1720 तक हम देखते हैं फ्रांसीसी गतिविधियां बंद हो गई है। फ्रांसीसी कंपनी की गतिविधियां बंद हो गई। अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फ्रांस के अंदर कुछ ऐसी राजनीतिक घटनाएं हो रही हैं जो बड़ा कारण माना गया यहाँ पर, जिसकी वजह से क्या है चल रहा है। हम पढ़ते हैं हेनरी लुई 14वें के बारे में पढ़ते हैं जो अपना पूरा जीवन युद्धों में ही बिताता है और अपने पड़ोसियों से युद्ध कर रहा है। तो यही वजह है कि 1706 से 1720 के बीच फ्रांस के अंदर क्या है इन फ्रांस कंपनियों की गतिविधियां बंद हो गई, क्योंकि मैंने प्रारंभ में ही बताया कि जो फ्रांस की जो ये कंपनी है, फ्रेंच कंपनी, वो पूरी तरीके से सरकारी नियंत्रण में है। तो जाहिर सी बात है इन गतिविधियों का प्रभाव यहाँ पर व्यापारिक गतिविधियों में भी पड़ेगा। अब इसके बाद में हम देखते हैं 1720 से लेकर 42 ईस्वी तक वापस से ये गतिविधियां बढ़नी स्टार्ट होती हैं। हम देखते हैं कि
पहले हम देखते हैं दक्षिण पूर्व के जो भी मद्रास के आसपास के जो एरिया हैं वहाँ पर कुछ बस्तियाँ स्थापित की जाती है। उसके बाद हम देखते हैं दक्षिण पश्चिम के अंदर भी माहे हम देखते हैं, हमारे पास अभी हमने मैप से समझा भी है। यहाँ देखिए ये रहा माहे, केरल तट मालाबार तट के ऊपर ये माहे नामक क्या है बस्ती हम देखते हैं 1721 के अंदर विकसित की गई थी। फ्रेंच बस्ती है माहे जो विकसित की गई 1731 के अंदर। आगे चलकर हम देखते हैं 1738 के लगभग मॉरिशस नामक एक बस्ती का भी क्या है निर्माण कर लिया जाता है। और इसी तरीके से हम देखते हैं कराईकल 1739 के लगभग ये कराईकल नामक क्या है बस्ती का भी क्या कर लिया जाता है निर्माण कर लिया जाता है। अब इस समय हम देखते हैं कौन है, फ्रेंच गवर्नर है डुप्ले। अब डुप्ले के समय क्या हुआ है कि जो 1738 के अंदर डुप्ले के द्वारा तंजावुर के शासक के साथ उत्तराधिकारी संघर्ष में भाग लिया जाता है। तो जब उत्तराधिकारी संघर्ष के अंदर भाग लिया जाता है तंजौर के शासक के साथ, तो बदले में विजय होने के बाद शासक के द्वारा कराईकल का क्षेत्र किसको दे दिया जाता है, फ्रांसीसियों को दिया जाता है 1738 के लगभग 1738 में। फिर वापस अगले साल तंजौर के अंदर फिर उत्तराधिकारी का संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। तो इस समय जब उत्तराधिकारी का संघर्ष प्रारंभ होता है तो क्या हो जाता है, अंग्रेज शामिल हो जाते हैं इस उत्तराधिकारी संघर्ष में। और इसी समय हम देखते हैं 1739 के लगभग देवी कटाई जगह है जो तंजौर के शासक के द्वारा किसको दे दिया जाता है, अंग्रेजों को दे दिया जाता है। और यही क्या बन जाता है, इनकी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को, ईर्ष्या को और बढ़ाने का काम कर देता है। और आगे जाकर हम देखते हैं तत्कालिक कारणों में हम सबसे बड़ा कारण देखते हैं ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध देखते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि फ्रांस और अंग्रेज कंपनियां, ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी आपस में लड़ना शुरू हो जाती है भारत के अंदर। और यहाँ हम देखते हैं 1746 से 48 से ये कर्नाटक युद्ध स्टार्ट हो जाते हैं दक्षिण के अंदर। और इस तरीके से दक्षिण भारत अखाड़ा बन जाता है किनकी लड़ाई का, फ्रेंच का और अंग्रेजों का। किसके प्रभाव से, यूरोप के प्रभाव से, कि यूरोप में इस समय ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा है जिसका प्रभाव भारत में भी हो जाता है। और यूरोप में दो दलों में बटे हुए उसकी जानकारी यहाँ पर भी पहुँच जाती है। लगभग हम देखते हैं 1744 के लगभग ये जानकारी पहुँच चुकी थी भारतीय बस्तियों के अंदर कि अंग्रेज और फ्रेंच क्या है आपस में प्रतिद्वंदी है कहाँ है, यूरोप में। तो वो मैं सारा आपको बताऊंगा, तीनों कर्नाटक युद्ध पढ़ाऊंगा और क्या क्या घटनाएं घटी थी वो भी मैं आपको विस्तार से इसके अंदर आपको बता पाऊंगा। तो हमने इस तरीके से देख लिया कि इस तरीके से क्या हुआ है, यह फ्रांसीसी बस्तियां क्या है एक एक करके भारत के अंदर विकसित हो गई हैं। अभी तक हम देखते हैं फ्रांसीसी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं कर रहे। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1690 का जो वर्ष है, हम देखते हैं 1690 के अंदर शाइस्ता कहाँ से क्या है, चंद्रनगर ले लिया जाता है। ये पौंडीचेरी का जो एरिया है 74 के अंदर ले लिया। लेकिन कुछ समय बाद ही डचों का अधिकार हो जाता है इस पौंडीचेरी पर। उसके पीछे वजह क्या थी, गोलकुंडा का सुल्तान और डच सम्मिलित होते हैं, संधि करते हैं और आक्रमण कर देते हैं पौंडीचेरी के। इस तरीके से लगभग हम देखते हैं ये टाइम पीरियड है 1693 ईस्वी के अंदर हम देखते हैं अधिकार हो जाता है, पौंडीचेरी पर अधिकार कर लेते हैं डच 1693 के अंदर। 5 वर्ष तक ये अधिकार रहता है डचों का। और आगे चलकर हम देखते हैं रिजविक की संधि। इस रिजविक की संधि के द्वारा पुनः किनको प्राप्त हो जाता है, फ्रेंच को, फ्रांसीसियों को प्राप्त हो जाता है 1697 ईस्वी के अंदर। वापस से इनको क्या प्राप्त हो जाता है, पौंडीचेरी प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके से 5 वर्ष तक डचों का इनके ऊपर अधिकार हो जाता है। रिजविक की संधि से वापस क्या है,
इनको प्राप्त हो जाता है फ्रांसीसी बस्तियां। तो इस तरीके से हमने देखा है कि एक के बाद एक क्या है ये बस्तियां हैं जो विकसित हो रही है। कहाँ पर? भारत, हमारे यहाँ पर मद्रास और इनके आसपास के क्षेत्रों के अंदर, और पश्चिम के अंदर माहे, सूरत और मछलीपट्टनम और बंगाल। तो बड़े व्यापारिक केंद्रों के अंदर धीरे धीरे इन फ्रेंच कंपनियां बहुत ही कम टाइम पीरियड के अंदर स्थापित हो जाती हैं। अभी तक क्या था, इनका मोटिव व्यापार था। कंपनियां कोशिश कर रही थी ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्पर्धा करके क्या किया जा सके, एक दूसरे को हानि पहुंचाई जा सके और स्वयं का अधिक से अधिक क्या कर सके, लाभ करवाने का काम किया जा सके। इसी को ही इम्प्लीमेंट कर रहे थे दोनों कंपनियां। लेकिन हम देखते हैं इनकी पॉलिसी राजनीतिक कब हो गई। हम देखते हैं 1742 ईस्वी, ये निर्णायक वर्ष है। इस वर्ष के बाद में फ्रेंच ईस्ट इंडिया, फ्रेंच का उद्देश्य अब क्या है, व्यापार नहीं है, अब इनका उद्देश्य है साम्राज्य। और इसी टाइम से इनकी जो नीति है वो क्या है, विस्तार की नीति प्रारंभ हो जाती है। इस समय हम देखते हैं इनके द्वारा क्या कर दिया जाता है, डुप्ले नामक गवर्नर को भेजा जाता है, अब यहाँ एक हमारे लिए प्रश्न उठता है। हम पढ़ते हैं भारतीय इतिहास के अंदर कि भारत में सबसे पहले सहायक संधि करने वाला कौन सा गवर्नर है। तो भारत में सबसे पहले सहायक संधि प्रणाली शुरू करने वाला गवर्नर डुप्ले है, जो एक फ्रेंच गवर्नर है। लेकिन विस्तृत रूप में, सिस्टमैटिक रूप में अगर किसी ने इसको इम्प्लीमेंट किया है तो लॉर्ड वेलेजली ने किया है। ठीक है, तो अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि भारत में सबसे पहले अगर किसी ने सहायक संधि प्रणाली स्टार्ट की है तो डुप्ले ने की है। लेकिन अगर विस्तृत रूप में अगर इम्प्लीमेंटेड की है, टाइम ड्यूरेशन आपको दे दिया जाता है, तो लॉर्ड वेलेजली है। ठीक है, अब यहीं से आगे धीरे धीरे डुप्ले आ गए हैं। फ्रेंच साम्राज्य, डुप्ले क्या है, पौंडीचेरी के अंदर गवर्नर है। अब धीरे धीरे यहाँ समीकरण बदलना स्टार्ट होता है। हम देखते हैं 1742 का वर्ष, क्या ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से इनकी नीतियां परिवर्तित होती। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है यूरोप। यूरोप में इस समय ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा है। अब वहां चल रहा है तो भारत में क्या प्रॉब्लम है, इस घटना से जुड़ा है कुछ मामला। हम देखते हैं कि भारत के अंदर भी क्या हो जाता है, इस घटना का प्रभाव होता है। भारत के अंदर हम देखते हैं 1744 के लगभग समाचार पहुंचता है कि भारत के अंदर भी क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, संघर्ष हो रहा है। और किसके बीच में हो रहा है, यह युद्ध हो रहा था ऑस्ट्रिया वर्सेस पर्शिया के बीच में। अब यहाँ प्रश्न आता है कि हम लड़ तो ये ले रहे हैं, एक तरफ ऑस्ट्रिया लड़, एक तरफ पर्शिया लड़ रहा है, तो यहाँ अंग्रेज और फ्रेंच क्यों लड़ रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक है। यहाँ पक्ष को लेकर है, ऑस्ट्रिया का पक्ष ले रहा है इंग्लैंड, और भी बहुत सारे देश हैं, इंग्लैंड, नीदरलैंड और अन्य। और पर्शिया का पक्ष ले रहा है कौन, फ्रांस और अन्य। तो जाहिर सी बात है संघर्ष होना, तो ये भी क्या हो गए, विरोधी हो गए। तो यहाँ ये आपस में लड़ रहे हैं, किनके, इनके उत्तराधिकारियों को लेकर, इनके पक्ष को लेकर लड़ रहे हैं। अब थोड़ा सा हम इस जानकारी को और यहाँ पर विस्तृत करते हैं कि क्या मामला है, हो क्या रहा है एक्चुअल में। अगर मैं बात करूं इस उत्तराधिकारी संघर्ष के अंदर, तो ऑस्ट्रिया का शासक चार्ल्स सिक्स्थ की मृत्यु हो गई है 1740 के अंदर। मैं आपको विश्व इतिहास पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर और भी इस घटना को विस्तार से आपको समझाऊंगा। अभी हमारे लिए इतना ही जानना
ज़रूरी है कि ऑस्ट्रिया का शासक है चार्ल्स सिक्स्थ, जिसकी मृत्यु हो गई 1740। अब ऑस्ट्रिया के अंदर एक नियम था कि इनकी क्या कर सकती थी, पुत्रियां भी शासक बन सकती थी, उत्तराधिकारी, और पुत्रियों के बाद में अगर उनके कोई छोटे अगर कोई भाई हैं तो उनका नंबर आता था। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, मार्गरेट थेरेसा क्या बनती है, शासिका बनती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल शासिका बन सकती है उनके नियम के अकॉर्डिंग। लेकिन एक और मामला था, यहाँ था पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि। अब जो पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि थी वो ऑस्ट्रिया के शासक के पास थी, जो एक उपाधि थी, और यह उपाधि किस रूप में होती थी, कोई पुरुष अगर शासक बन रहा है ऑस्ट्रिया का तभी वो ले सकता था। लेकिन यहाँ तो रानी थी कौन, मार्गरेट थेरेसा, तो महिला ये टाइटल नहीं ले सकती थी पवित्र रोमन सम्राट का। तो ऐसी स्थिति में टाइटल कौन ले, तो ऐसी स्थिति में टाइटल ले सकता था पर्शिया, और इस समय पर्शिया का जो शासक है उसका नाम है फेडरिक। अब फेडरिक ने कहा इस मामले को मैं तभी क्या कर सकता हूँ, ले सकता हूँ जब मैं इनको पराजित कर दूं, कि इनको ऑस्ट्रिया को, और इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि। इसने इस अवसर को जानकर क्या कर दिया, ऑस्ट्रिया से युद्ध प्रारंभ कर दिया, और यह युद्ध प्रारंभ हुआ और लगभग 7 वर्ष 10 माह और 2 दिन तक चला ये युद्ध। यानी हम बोल सकते हैं यह ऑस्ट्रियन युद्ध चला था 1740 से 48 के बीच। अब ये तो बात हो गई किसकी, ऑस्ट्रियन उत्तराधिकारी युद्ध की। अब भारत पर प्रभाव इसका, भारत पर क्या प्रभाव हुआ, यहाँ पर भारत पर यह प्रभाव हुआ, इसके लिए हम वॉल्टियर नामक एक विद्वान का कोटेशन है, उसने अपने उसका कोटेशन ये है कि यूरोप में हमारे द्वारा चलाई गई तोप के एक गोले से, यूरोप में हमारे द्वारा चलाए गए तोप के एक गोले से अमेरिका और भारत में जितने भी हमारी बस्तियां थी वहाँ की क्या कर दिया है, तोपों के अंदर माचिस लगाने का काम कर दिया हमारी यूरोप की इन तोपों ने। तो ये कोटेशन मिलता है कि यानी वहाँ की घटना ने क्या कर दिया, हमारे पूरे साम्राज्य के अंदर क्या कर दिया, संघर्ष को प्रारंभ कर दिया। वॉल्टियर की क्या है ये लाइन हम पढ़ते हैं, विद्वान है वॉल्टियर। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या है, यहाँ पर फ्रेंच गवर्नर है डुप्ले, फ्रेंच, वर्ष है 1746। अब इस समय फ्रेंच जो नेवी है बिल्कुल कमजोर है, नौसेना कमजोर है। दूसरी तरफ है मद्रास जो इस समय, और यहाँ के गवर्नर है मॉर्स, सिंबल मॉर्स। और ऐसी स्थिति के अंदर हम देखते हैं ब्रिटेन के द्वारा अपने एक जहाजी बेड़े को कमांडर बार्नेट के नेतृत्व में भेज दिया जाता है मद्रास। कमांडर आ रहा है बार्नेट। तो यहाँ पर डुप्ले के लिए अब चुनौती हो गई, उसके पास किसी तरह की नौसेना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो अपनी पौंडीचेरी की रक्षा कैसे करे। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है, डुप्ले पहुँच जाते हैं किसके पास, मॉर्स के पास, और मॉर्स को बोलते हैं कि हमें लड़ना नहीं चाहिए, हम तो यहाँ पर व्यापार करने हैं और हमें तटस्थ रहना चाहिए। डुप्ले चाहता किसी तरीके से लड़ाई स्टार्ट नहीं हो, क्योंकि उसके पास अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि वो पौंडीचेरी के रक्षा कर सके। तो वो कोशिश करता है यहाँ पर कुछ टाइम निकालने की। और इस समय मॉर्स क्या करता है, उसको किसी तरह का आश्वासन नहीं देता है, क्योंकि मॉर्स को पता था कि बार्नेट कमांडर जो है रवाना हो चुका है उसकी मदद के लिए। तो अभी कुछ नहीं, वो कमांडर आएगा, वो लड़ना चाहता नहीं लड़ना चाहता वो उसकी मर्जी है, तो इसलिए कोई आश्वासन दिया। तो यहाँ से डुप्ले पहुँच जाते हैं कहाँ पर, कर्नाटक के नवाब के पास।
कर्नाटक के नवाब। अब इस समय कर्नाटक के नवाब है अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन कौन है? कर्नाटक के नवाब। अब इनको जाकर ये बोलते हैं कि आपके राज्य के अंदर क्या है, लड़ाई नहीं होने देनी चाहिए आप लोग को, और हमारी सुरक्षा आपको करने का आपका कर्तव्य है। तो ऐसी स्थिति में नवाब अनवरुद्दीन क्या बोल देते हैं? डुप्ले को और अंग्रेज़ों को बोल देते हैं, और इस तरीके से अंग्रेज जो मॉर्स है और बार्नेट है वो लड़ाई नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ डुप्ले की एक बहुत बड़ी कूटनीति थी, थोड़ा टाइम निकालने की, ताकि उसके पास मदद आ जाए, और यह मदद आ गई मॉरिशस से। इस समय मॉरिशस में एक और फ्रेंच गवर्नर है, बुर्डेना, ला बुर्डेना। ये एक फ्रेंच गवर्नर है, फ्रेंच कमांडर है ला बुर्डेना। इनका आश्वासन, ये पहुंच जाते हैं किसकी? डुप्ले की मदद लें। और जैसे ही ये पहुंच जाते हैं, डुप्ले पावरफुल हो जाते हैं और किसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं? मद्रास पर कर देते हैं। और इस तरीके से मद्रास पर अधिकार हो जाता है किनका? हम देखते हैं किनका। ये मैं बता रहा हूँ आपको, कर्नाटक का प्रथम युद्ध स्टार्ट हो गया है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, ये 3 युद्ध हुए हैं बेसिकली। कर्नाटक के 3 युद्ध हम पढ़ते हैं, 1746 से 48 प्रथम, उसके बाद दूसरा हम पढ़ते हैं 1749 से 54, और तीसरा हम पढ़ते हैं 1756 से 63 के बीच। इस तरीके से हम ये 3 कर्नाटक युद्ध पढ़ते हैं, जिनका भारतीय इतिहास के अंदर इम्पोर्टेंट रोल है। और हम देखते हैं दक्षिण के अंदर कंपनियों के द्वारा ये तीनों युद्ध लड़े जाते हैं। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात कर रहे हैं। तो मैंने अभी बता ही दिया आपको कि क्या हो जाता है, डुप्ले के पास मदद पहुंच जाती है मॉरिशस, और मद्रास पर अधिकार कर लिया जाता है। अब जैसे ही डुप्ले मद्रास पर अधिकार करते हैं, आश्वासन देते हैं अनवरुद्दीन को कि हम मद्रास जीतने के बाद आपको दे देंगे, हमारा कोई इरादा नहीं है यहाँ पर किसी तरह के एरिया के ऊपर कब्जा करने का, हम सिर्फ अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। इस तरीके से नवाब किन की बात में आ जाता है? डुप्ले जो कि एक कूटनीतिज्ञ व्यक्ति है, और उनकी बातों में आ जाते हैं कौन यहाँ पर? नवाब अनवरुद्दीन। और ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है? मद्रास पर अधिकार हो जाता है। अब एक इतिहासकार है रॉबर्ट, इस समय रॉबर्ट क्लाइव बंदी है, बंदी बना लिया जाता है डुप्ले के द्वारा, फ्रेंच सेना के द्वारा, और इस बंदी गृह में है रॉबर्ट क्लाइव। डुप्ले के द्वारा यहाँ पर क्या कर दिया जाता है कि मद्रास के ऊपर कब्जा रखा जाता है। लेकिन ला बुर्डेना ऐसा नहीं चाहता, वो चाहता है कि अंग्रेज़ों से पैसे ले लिए जाएं और मद्रास वापस उनको दे दिया जाए। दोनों के बीच में अनबन हो जाती है। इसका उल्लेख इतिहासकार रॉबर्टस करता है। रॉबर्टस कहता है कि 4 लाख पाउंड की रिश्वत लेता है ला बुर्डेना और मद्रास छोड़ देता है, और मद्रास के ऊपर क्या कर देता है? जैसे ही ला बुर्डेना ने मद्रास छोड़ा, क्या कर लेता है? डुप्ले मद्रास पर अधिकार कर लेता है और मद्रास खाली नहीं करता है। ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है? नवाब, अंग्रेजों के द्वारा नवाब को बोला जाता है, और नवाब अनवरुद्दीन के द्वारा अपने पुत्र महफूज खां को भेजा जाता है अधिकार करने के लिए। अब यहाँ क्या होता है? विदेशी ढंग से प्रशिक्षित अनुशासित सेना और हमारी सेना, भारतीय जो शक्तियों या उनसे संगठित जो सेना है, इनके बीच में संघर्ष होता है, और कुछ ही सैनिकों की मदद से डुप्ले पराजित कर देता है। युद्ध है अडियार का युद्ध। अडियार का युद्ध, और इस अडियार के युद्ध के अंदर पराजित, अडियार का युद्ध प्रथम कर्नाटक जो युद्ध है उनके अंदर लड़ा गया था, अडियार के युद्ध के अंदर, और इसमें पराजित हो गया महफूज खां। पराजित होता है। पराजित होने के बाद डुप्ले की ख्याति बढ़ जाती है, और आगे चलकर
डुप्ले और आगे बढ़ता है और अग्रगामी नीतियों को अडॉप्ट करता है और आगे बढ़कर क्या कर लेता है, और भी कुछ अंग्रेजी जो है हम देखते हैं फोर्ट सेंट डेविड पर भी अधिकार कर लेता है। इस समय अंग्रेजों की मदद के लिए आ जाती है और सेना। 1 वर्ष के घेरे के बाद में भी अधिकार नहीं कर पाता कौन, डुप्ले इसके ऊपर। और अधिकार नहीं कर पाने के कारण क्या हो जाता है, धीरे धीरे क्या उसके हाथ से ये चीज़ें निकल जाती। अंग्रेजों के द्वारा भी एक नीति अपनाई जाती और उनके द्वारा पौंडीचेरी पर घेरा डाल दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आगे हम देखते हैं कि यूरोप के अंदर एक संधि हो जाती है, ए ला चैपल की संधि। एला चैपल की जो संधि है इसी को ही एला सापल की संधि भी बोलते हैं, सापल की संधि, और इसी को ही एला चापल की संधि, चैपल की संधि। इस संधि के द्वारा क्या कर दिया जाता है, फ्रांस को क्या है वापस पौंडीचेरी प्राप्त हो जाती है, अंग्रेजों को वापस मद्रास प्राप्त हो जाता है और इस तरीके से भारत के अंदर भी शांति स्थापित हो जाती है। लेकिन फ्रांस को इस समय फ़ायदा हुआ, अमेरिका के अंदर यहाँ पर उसको एक नई जगह जो लूसियन प्रांत है वो प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से हम देखते हैं उसकी स्थिति मजबूत हो जाती है और अभी तक किसी तरह की व्यवस्था नहीं बिगड़ी, दोनों कंपनियां शक्तिशाली है। लेकिन एकदम से ये युद्ध निर्णायक नहीं था, अभी निर्णायक युद्ध होने थे, अभी परिस्थितियां भी और परिवर्तित होनी थी, जिनका अध्ययन हम करेंगे हमारी आने वाली क्लास के अंदर, जिनके अंदर मैं आपको बताऊंगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, और इस तरीके से भारत के अंदर अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो जाएगी। अन्य कंपनियों को प्रतिस्पर्धा से पूरी तरीके से क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी निकाल देगी। देखेंगे रॉबर्ट क्लाइव की नीतियां, देखेंगे उनके द्वारा किए गए कार्यों को हम उनका विस्तार से हम उसमें अध्ययन करेंगे। तो ये था हमने पढ़ा इसके बारे में, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, और ऑस्ट्रियन उत्तराधिकारी युद्ध के बारे में पढ़ा, थेरेसा के बारे में पढ़ा, फेडरिक के बारे में पढ़ा जो पर्सिया का शासक है, चाहता था रोमन सम्राट का जो टाइटल है उसे मिले लेकिन उसे नहीं मिल पाया था। तो ये अब तक हमने पढ़ा। तो अब अभी रिसेंटली मैंने देखा है कि यूजीसी नेट का पेपर भी रद्द हुआ और भी हुआ, तो जो स्टूडेंट है उनके जो अगर मैं देखता हूँ उनकी स्थिति बड़ा सोचनीय मुद्दा है आज के समय में। इस तरीके से एक विश्वसनीय संस्थाओं के द्वारा पेपर जो है करवाया जाता है और फिर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा इनको क्या कर दिया जाता है, बाहर ले लाया जाता है, और जिसकी वजह से लाखों जो युवा हैं जो आस लगाए बैठे हैं उनकी आस पर एक कुठाराघात हो जाता है और फिर से उनको एक अंतहीन संघर्ष के लिए क्या है फिर से उनको मेहनत, फिर से जीरो से ये मेहनत उनको करनी होती है। मेरा यही कहना है दोस्तों, जो परिस्थिति जो हमारे हाथ में है हम उसी को लेकर चल सकते हैं और हमारे हाथ में यही है कि हमें क्या करना होगा, फिर से वापस ये तैयारी शुरू करनी होगी और इस तैयारी के अंदर फिर से हम एक पॉजिटिव होप लेकर ही चल सकते हैं। क्योंकि अगर हम ये सोच कर चल रहे हैं, जो भी कोई मेरे भाई अगर निराश हो गए हैं उनसे, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो सच है वो हमारे सामने है कि पेपर निरस्त हो गया, तो हमें क्या है फिर से क्या है अपने जो धैर्य है उसको फिर से मजबूत करना है, दृढ़ आत्मविश्वास के साथ फिर से तैयारी में जुटना है। एक बात मान लीजिए, एक बात क्लियर भी है कि आपकी तैयारी कभी भी जाया नहीं जाएगी। आपके द्वारा जो भी मेहनत की गई है उसका रिजल्ट किसी न किसी रूप में आपको ज़रूर मिलेगा। इसलिए आप कभी भी निराश ना हो कि मेरी मेहनत पूरी की पूरी क्या यहाँ पर विफल हुई। आपकी मेहनत है जो आपको किसी न किसी रूप में ज़रूर आपको क्या करेगी, आपके लिए सहयोगी बनेगी। इसलिए निश्चिंत हो जाइए और फिर से क्या कीजिए, दृढ़ विश्वास के साथ अपनी तैयारी को जारी रखें। और ये जो दायित्व है ये बड़ी संस्थाओं का है, हमारी गवर्नमेंट का है कि और भी सुदृढ़ और अच्छी व्यवस्थाएं करें ताकि किसी न किसी तरीके से इस तरीके के पेपर लीक नहीं है। आज से पहले भी हज़ारों साल पहले भी
हम देखते हैं उपदा परीक्षण, मौर्यों के समय हम पढ़ते हैं कि जहाँ मंत्रियों को अध्यक्षों का जब चुनाव किया जाता था, उनका चयन किया जाता था, तो उनके लिए उपदा एक परीक्षण होता था जिसके अंदर उनका टेस्ट होता था, इंटरव्यू होता था, ज्ञान की परीक्षाएं होती, उसके बाद उनका सिलेक्शन होता था। तो उस समय से क्या की जाती थी, ये सिलेक्शन का प्रोसेस हो। और ये मान के चलिए एक अयोग्य व्यक्ति का अगर चुनाव हो गया और अगर वो चुन लिया गया तो वो समाज, सोसाइटी सबके लिए खतरा है। इसलिए योग्य और हम देखते हैं योग्य और काबिल व्यक्ति का ही क्या होना चाहिए, उन जो उस पद का अगर ऊपर वो आसीन होगा तो वो उस पद को क्या करेगा, हमेशा से सुशोभित करेगा। तो इसलिए मेरा यही कहना है मित्रों कि आप निराश ना हो और फिर से क्या है, अपनी तैयारी को फिर से अच्छी करें और इसी तरीके से आगे बढ़ें। तब तक के लिए धन्यवाद। और भी अच्छी मैं आप लोगों के लिए क्लास और इन्फॉर्मेटिव सोर्सेस से आपको मैटर जो मेरी क्लास में आपको डिस्कशन करूँगा। और तब तक के लिए धन्यवाद।